हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी मास्टर 30 की सीरीज में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बढ़ चुके हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारे दो टॉपिक्स। अब एक्चुअली हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों, जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में अपने आप में ही बच्चे 3 स्टोरीज हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें ऑटोमेटिक अपने आप में ही इसके पास 3 स्टोरीज हैं। ये 3 स्टोरीज और प्लस बच्चे मिशबिल द ऑटर नाम का एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं हमारी आज की क्लास में। तो टोटल हमारे आज के टॉपिक्स जो हैं बच्चे, वो 4 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी और बिना किसी रुकावट के आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को, बिकॉज बहुत सारी चीजें हमें आज की क्लास में कवर करनी है। एंड हियर वी गो। तो बच्चे, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया। आज हम लोग करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज क्या कवर होगा भैया? आज कवर होगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ ये मिडनाइट विजिटर, ये फॉग और ये बॉल पोम ऑल डन था। इसके साथ हम लोग करेंगे आज मिशबिल द ऑटर। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है वो सब क्लियर होगा। ये बच्चे ऑफ द प्रीवियस क्लास थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और मिशबिल द ऑटर। तो यहाँ पर आता है बच्चे आप लोगों का पहला सवाल। पहला सवाल आता है, हु वाज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये बच्चे आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि अ बेकर ऑफ गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा किसने लिखा है। तो बच्चे ऑप्शंस है अरूप कुमार दत्ता, लोकेश अब्रोल, लूशियो रॉड्रिग्स एंड नन ऑफ द अबव। तो बच्चे आप सब लोगों को पता है क्वेश्चन का सही आंसर है लूशियो रॉड्रिग्स। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब आगे देखते हैं, अगर हमारे पास सवाल आता है कि बाकी दोनों चैप्टर्स के राइटर्स कौन है, वरना हम लोग डिस्कस करेंगे। आ गया, हु इज द राइटर ऑफ कूर्ग। बच्चे कूर्ग के राइटर कौन है? तो कूर्ग के राइटर आप लोग बताएंगे बच्चे। इट इज अरूप कुमार दत्ता, लोकेश अब्रोल, लूशियो रॉड्रिग्स, ये नन ऑफ द अबव। तो बच्चे करेक्ट आंसर इस वाले केस में वी हैव लोकेश अब्रोल। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। तो बच्चे वेरी अंडरस्टूड, इट इज अरूप कुमार दत्ता। ही वॉज द वन जिन्होंने टी फ्रॉम असम लिखा है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े अच्छे अच्छे खाने क्वेश्चंस पर। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। अब अगर आप बात करेंगे व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, तो यहाँ पर आपको एक चीज पता लगेगी, यहाँ पर बात हो रही है बच्चे बच्चों की। तो यहाँ चिल्ड्रन कौन सी स्टोरी में थे? चिल्ड्रन आपके पास थे फ्रॉम द चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, बच्चों को गोवा में क्या पसंद था? तो बच्चे ऑप्शन है लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन है ब्रेड बैंगल्स। ऑप्शन नंबर बी। बड़ों के लिए आती थी लोव्स ऑफ ब्रेड और बच्चों के लिए आती थी ब्रेड बैंगल्स, हु वर अ ब्रेड ऑफ स्वीट मेक, यानी मीठी मीठी ब्रेड्स बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, डैश रिवर ऑब्टेन्स द रिवर फ्रॉम कूर्ग। अब ऐसी कौन सी रिवर है जिसको अपना पानी कूर्ग से मिलता है? तो बच्चे ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, कावेरी या तापी। एंड द करेक्ट आंसर इज कावेरी रिवर, जिसकी स्पेलिंग भी बुक के अंदर कावेरी दी गई है। Now this is the spelling of Kaveri that is given in your book, Kaveri river. Now Kaveri river is the one, basically Kaveri river is the one जिसको पानी मिलता है कहाँ से? जिसको पानी मिलता है कूर्ग के पहाड़ों में से। अब दिमाग में सवाल आता है कि मैम कूर्ग में पहाड़ कहाँ से आ गए? तो बच्चे कूर्ग बेसिकली क्या है? कूर्ग एक हिल स्टेशन है। ठीक है, ये एक हिल स्टेशन एरिया है जो आपको आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। तो स्पेसिफिकली ये आपको आपके वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में ये जगह स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज रैपलिंग। बच्चे रैपलिंग क्या होती है? रैपलिंग इज एन एक्टिविटी ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, traveling in a river in a raft, going down by a cliff by sliding down a rope and none of the above। तो बच्चे देखो, रैपलिंग बेसिकली इट इज एन एक्टिविटी जिसके अंदर आप एक क्लिफ को, जिसमें से आप एक हिल के नीचे आते हो एक रोप के थ्रू। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बच्चे इसको कहा जाता है कैनोइंग और इसको कहा जाता है राफ्टिंग। राफ्टिंग और कैनोइंग आप लोगों ने करी होगी अलग अलग जगहों पर, ऋषिकेश, मनाली, ऑल दीज प्लेसेस, ये एक्टिविटीज वहां पर होती हैं। अगला सवाल, व्हाट इज कैनोइंग। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो इज कॉल्ड कैनोइंग। ऑप्शन नंबर ए। In Europe, tea was drunk more of than medicine या beverage
बेवरेज या मेडिसिन, स्लीप वाटर या स्लीप वेवर या मेडिसिन, या स्लीप बैनिशर या मेडिसिन। द टी वॉज ड्रंक डैश एज मोर ऑफ अ दैन डैश, यहाँ पर एज मोर ऑफ अ, इधर आएगा ब्लैंक, ये दैन को हटाते हैं, ऑफ अ डैश than dash. Now this is your question. In Europe, the tree was drunk more of a dash than a dash. तो वहां पर बच्चे अगर हम बात करें यूरोप में, तो वहां पर ड्रिंक जो थी हमारी टी, वो एक मेडिसिनल ड्रिंक हुआ करती थी। पीपल यूज टू ड्रिंक टी एज अ मेडिसिनल ड्रिंक ओवर अ बेवरेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक मोर ऑफ अ मेडिसिन दैन अ बेवरेज। उस समय पे इसको इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए दवाई के तौर पर जाना जाता था, ना कि एक अच्छी ड्रिंक के तौर पर। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल, हु कट ऑफ द आईलिड्स टू अवॉइड बीइंग स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशंस। ऐसे कौन थे जिन्होंने अपनी मेडिटेशन के टाइम पे अपनी आईलिड्स हटा दी थी ताकि उन्हें नींद में स्लीपी फील ना हो। तो यहाँ पर थे बच्चे वो एक बुद्धिस्ट एस्टेक, ये हमारा इंडियन लेजेंड की स्टोरी में से आते हैं ये। तो बेसिकली स्टोरी के मुताबिक हमारे पास एक बुद्धिस्ट एस्टेक थे, हमारे पास एक बुद्धिस्ट आदमी थे जिन्होंने अपनी आंखें निकाल दी थी क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही थी। तो उन्होंने अपनी पलकें निकाल कर फेंक दी थी इस उम्मीद में कि अब ना मेरी पलकें रहेंगी ना मुझे यहाँ नींद आएगी। और जब उन्होंने अपनी पलकें निकाल कर फेंक दी तो उनको ऑब्वियसली नींद आनी बंद हो गई। लेकिन जहां पर उनकी आईलिड्स गिरी वहां से बच्चे एक प्लांट उगा और ऐसा माना जाता है कि उस प्लांट की लीफ को अगर आप लोग लेकर पानी में उबालते हो तो उससे आपकी जो नींद है ना वो बैनिश हो जाएगी, बैनिशेस स्लीप। उसको लेने से आपकी जो नींद है वो गायब हो जाएगी। और तभी हम लोग कहते हैं कि बहुत नींद आ रही है तो चाय ले लो, बिकॉज एक लेजेंड है, ये इंडियन स्टोरी है कि चाय पीने से नींद उड़ जाती है। अब आता है हाउ डिड एयरलाइन वांटेड टू कैरी मिजबिल। अब यहाँ पर बात हो रही है बच्चे मिजबिल दी ऑटर की, और सवाल है कि एयरलाइन मिजबिल को कैसे लेकर जाना चाहती थी। अब बच्चे कई एयरलाइंस जो होती है ना उनके अंदर एनिमल्स नॉट अलाउड होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर एनिमल्स जो होते हैं वो नॉट अलाउड होते हैं, एनिमल्स को आना अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भी एनिमल को अलाउ करना मतलब कंप्लीटली तो डिनाई नहीं किया हुआ था, लेकिन उसे बोला था एक सेपरेट कंपार्टमेंट एक बॉक्स के अंदर आप अगर उसे लेकर आते हो तो हम आपको उसे रखने देंगे। जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे मैक्सवेल जो थे, हमारे जो मेन आप कह सकते हैं स्टोरी के जो कैरेक्टर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिजबिल के लिए एक बॉक्स बनाया था और उसको उस बॉक्स में रखा था ताकि वो थोड़े टाइम के लिए उसको वहां पर रख सके। ऑप्शन क्या रहा आपके पास? ऑप्शन बी। अगला सवाल, वाई वर ऑटर्स नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर। अब ऑटर जो है उन्हें मैक्सवेल्स ऑटर क्यों बोला गया था? क्योंकि बच्चों उनकी जो स्पीशीज का नाम है ना साइंस के अंदर वो ही मैक्सवेली पर्सिप्रिस्टाटा करके कुछ ऐसे उनकी स्पीशीज है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। उनकी स्पीशीज का जो नेम है वो मैक्सवेली से आता है, इसीलिए दे आर नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, व्हाट वर मिजेस फेवरेट टॉय। मिज का फेवरेट टॉय क्या था? टॉय कार, मार्बल्स या सॉइल, नन ऑफ द अबव। तो हमारे मिजबिल को मार्बल से खेलना बहुत अच्छा लगता था बच्चों। द रीजन वाई ही लव प्लेइंग विद मार्बल्स, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके पास एक टूटी हुई अटैची थी, टूटी हुई एक सूटकेस था जिसके ऊपर वो यहाँ से मार्बल्स गिराते थे और यहाँ से आकर कैच करते थे। ही यूज्ड टू प्ले विद मार्बल्स, तो हिज फेवरेट टाइम पास वॉज ऑल्सो प्लेइंग विद मार्बल्स। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, अब आते हैं बच्चे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ पर आकर हम लोगों ने हमारे 12 MCQs खत्म कर लिए हैं। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड टुवर्ड आवर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को कोई भी मिस्टेक या आप लोगों को कोई भी डाउट जो है वो अपने आंसर्स में नहीं होगा। तो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल कहता है बच्चे, व्हाट डिड द बेकर मीन टू द नैरेटर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही पे अ विजिट। तो यहाँ पर बच्चे वो बताते हैं कि जो बेकर था वो लोगों के लिए क्या था, वो उनका फ्रेंड था, वो बताते हैं वो उनका गाइड था, वो बताते हैं कि वो उनका कंपेनियन था, वो कहते हैं कि भैया वो हमारा दोस्त जैसा हुआ करता था, ठीक है। तो द बेकर वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑथर्स लाइफ, ठीक है। बचपन में ही ट्रीटेड हिम लाइक अ फ्रेंड, बचपन में ही यूज्ड टू से कि वही हमारे फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड है। ही यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे, और वो दिन में 2 बार आया करता था। द बेकर यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग टू सेल ब्रेड एंड देन व्हाइल रिटर्निंग टू एम्प्टी हिज बास्केट, और वो अपना
अराइवल कैसे बताता था वो? ही यूज्ड टू हेराल्ड हिज अराइवल। हेराल्ड का मतलब है बताना। अपने अराइवल को वो कैसे बताता था? थ्रू झंग झंग। कैसे? थ्रू झंग झंग ऑफिस फ्रॉम हिज बैम्बू। अपने बैम्बू से वो ठंग 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 करते हुए आके बताता था दैट ही वाज देयर। द ऑथर यूज्ड टू रन टू मीट हिम इन ऑर्डर टू टेक द ब्रेड बैंगल्स एंड दे वर वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट? दे वर वेरी एक्साइटेड फॉर द ब्रेड बैंगल्स। ये लोग खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। ही चैटेड एंड गॉसिप्ड विद हिम। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं चिल्ड्रन हैड अ गुड रिलेशन विद हिम। और बेसिकली इट वॉज नॉट द लव ऑफ द मैन, इट वॉज लव ऑफ द ब्रेड। रिलेशन विद द ब्रेड सेलर। मे बी इसीलिए क्योंकि वो उनकी फेवरेट चीज उनके लिए खाने को लेकर आते थे। दैट इज वाई दे ऑल हैड अ वेरी गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द ब्रेड बेकर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट वर द एल्डर्स इन द गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो हमारे स्टार्टिंग में बच्चे एक सवाल आता है कि जो गोवा के एल्डर लोग हैं वो किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक थे? ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि सैड थे या बहुत ज्यादा रिमेंबर करते थे, किसी चीज को याद करने की कोशिश करते थे, रिमेंबर करने की कोशिश। ऐसा क्या था जिस चीज को वो बार बार याद करने की कोशिश किया करते थे? तो बच्चे गोवा के लोग जो थे ना वो ब्रेड के बारे में गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज को याद करते थे, गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज को याद करते थे और पोर्चुगीज लोगों को, क्योंकि दे वर फेमस फॉर देयर ब्रेड्स। तो बच्चे कहानी स्टोरी में कुछ ऐसे है कि इंडिया के ऊपर जो था ना वो पोर्चुगीज लोगों का राज था। ठीक है, पोर्चुगीज लोग जो थे ना उनका कंट्रोल था हमारी कंट्री के ऊपर। एंड ये पोर्चुगीज लोग जो थे क्योंकि इनका कंट्रोल हमारी कंट्री के ऊपर ही था, तो बेसिकली क्या हो रहा था, बिकॉज दिस पीपल वर कंट्रोलिंग अस, तो यहाँ पर हैड गुड रिलेशंस विद गोवन पीपल। इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे गोवन लोगों के साथ। इनके रिलेशन विद गोवन पीपल, गोवन का मतलब है गोवा वाले रहने वाले, गोवन पीपल, इनका बहुत अच्छा रिलेशन था गोवा के लोगों के साथ। एंड एवरीबडी यूज्ड टू एंजॉय देयर अलॉट। गोवा के लोगों के साथ इनका रिलेशन जो था वो बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हो गया था। अब यहाँ पर मेड पीपल लव ब्रेड, इन्होंने यहाँ पर रहते रहते लोगों के मन में ब्रेड को लेकर एक प्यार जगा दिया। अब हुआ क्या, जब ये लोग हमारी कंट्री से यहाँ से चले गए तो ये लोगों के जाने के बाद ब्रेड जो थी, ब्रेड स्टेट बिहाइंड। लोग तो चले गए लेकिन ब्रेड मेकिंग का जो ट्रेडिशन है, ब्रेड मेकिंग ट्रेडिशन वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ये अपने ब्रेड बनाने का जो ट्रेडिशन था उसे यहाँ पे छोड़ गए, वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और लोगों ने यहाँ पर वो ब्रेड खूब बना के खाई। तो जो एल्डर्स थे वो इस चीज़ के बारे में दुखी हो रहे थे, ये इस चीज़ को याद करते थे कि वो लोग तो चले गए लेकिन ब्रेड वाले अभी भी हैं। तो वो कहते हैं फर्नेसेस आर स्टिल हॉट, उसमें वो ये भी कहते हैं कि इनके जो भट्टियाँ हैं वो आज भी गर्म हैं। ठीक है, स्टिल हॉट। और इसमें वो कहते हैं पेरेंट्स कैरी फॉरवर्ड, और जो बच्चों के माँ बाप हैं कैरी फॉरवर्ड देयर लेगेसी। भले ही पेरेंट्स नहीं रहे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो आज भी उनकी लेगेसी यानी आज भी उनकी जो पुश्तैनी चीज़ें हैं उनको आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, दीज आर द लाइन्स जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। आगे देखेंगे, व्हाट रोल डिड द बेकर प्ले इन द चाइल्डहुड ऑफ द नरेटर? तो मतलब चिल्ड्रन वुड नो अबाउट द अराइवल ऑफ द झंग फ्रॉम द झंग झंग साउंड। हमने लिखा था पहले जो इनके बैम्बू से आती थी। दे वुड रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, वहाँ पर वो जाते थे उसको मिलने के लिए। दे ट्राई टू सराउंड हिम, सराउंड द बास्केट बट वर पुश्ड असाइड बाय द अंटिल द ब्रेड वाज डिलीवर्ड टू द मीट। तो वो जाते वहाँ पर कोशिश करते उनको कवर करने की, उनको सराउंड करने की, अपनी ब्रेड को चूज करने की, क्योंकि वो जाते इसीलिए थे कि वो अपने लिए बेस्ट ब्रेड को चूज कर सके। लेकिन ऑब्वियसली अब जब तक मेड सामान नहीं ले जाएगी, जब तक उनके मेड को ब्रेड नहीं दे दी जाती थी, तब तक बच्चों को ब्रेड लेना अलाउड नहीं किया जाता था। एंड दे वर अलाउड टू चूज फ्रॉम देयर ब्रेड बैंगल्स। मतलब एट द लास्ट चिल्ड्रन यूज्ड टू गेट अ चांस, उससे पहले दे वर स्कोल्डेड। ठीक है, ऑल्दो वो उन्हें बहुत एक्साइटेड होते थे लेकिन उन्हें डांटा जाता था जब वो लोग ब्रेड लेने की कोशिश करते थे। जब वो लोग बिना बोले घुस जाते थे कि हमें भी दिखाओ, हम भी लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे, तो द फैमिली यूज्ड टू स्कोल्ड देम कि हमें एक बार देखने दो। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर इन गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर देन आई विल कंटिन्यू। ओके,
तो नाउ द सवाल दैट वी हैव इज गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर इन गोवा। आप लोगों को गोवा में रहने वाले एक बेकर का पेन पोर्ट्रेट देना है। तो बच्चे बेकर जो है ना उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है विलेज के अंदर इन द लाइफ ऑफ गोवा। मैरिजेस जो थी वो बिल्कुल मीनिंगलेस थी अगर उसमें ब्रेड ना सर्व करी जाए, ठीक है। द मैरिजेस वर मीनिंगलेस विदाउट बोल और द स्वीट ब्रेड। केक्स एंड बोलिनहास एट क्रिसमस, और इनके यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर केक और बोलिनहास कुछ इस तरीके की ब्रेड होती है, कुछ इस तरीके की ब्रेड होती है बोलिनहास एंड अदर फेस्टिवल्स। ओल्ड डेज में जो बेकर थे ना वो एक पेक्यूलियर सी, बेसिकली कह सकते हैं एक डिफरेंट सी, एक स्ट्रेंज सी कपड़े पहने करते थे जिसमें एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी जिसे आप कबाई कहते हो, और ये इनके नीज तक, इनके घुटनों तक आया करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्होंने कपड़े बदल दिए अपने, अब वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं, ठीक है, लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं, और इनके जो ट्राउजर्स होते हैं वो इनके शॉर्ट से लंबे लेकिन इनके फुल लेंथ पैंट से कम होते थे। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये लोग जो पहनते थे वो केपरी होती थी जो घुटने से नीचे जा रही है लेकिन एंकल से यानी टखने से ऊपर मानते थे। दे यूज्ड टू बी प्रॉस्पेरस, और वो बताते हैं क्योंकि इन हर चीज में ब्रेड का काम आता था और ब्रेड आती थी मार्केट से, तो इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा रिच थे। दे एंड देयर फैमिली नेवर स्टार्व्ड, ये लोग कभी भी भूखे नहीं मरे, मतलब भूखा रहने का हाल ही नहीं आया, भूखा नहीं मरे, कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं आया कि ये लोग भूखे मर जाएं। Their plump physique was a testimony of prosperity and good income. उनकी जो plump physique थी, बेसिकली उनकी जो fat appearance थी, हट्टे कट्टे जो ये लोग थे, इनके हट्टे कट्टे होने से देख के ही हमें पता लगता था, ये इनका एक प्रूफ था दिखाने वाला कि ये लोग कितने रिच है, इनकी जिंदगी में कितनी रिचनेस है और इनको इनकम की कोई भी कमी नहीं है। अब द बेकर यूज्ड टू बी अ गुड फ्रेंड, कंपेनियन एंड अ गाइड फॉर द ऑथर। अब वो बताते हैं बेकर एक बहुत अच्छा साथी हुआ करते थे ऑथर के लिए। ही वुड कम ट्वाइस अ डे, एंड द चिल्ड्रन थे जो घर के वो भाग जाते थे वहां पर अपनी ब्रेड बैंगल्स को चूज करने के लिए, बिकॉज दैट वाज द एक्साइटमेंट ऑफ द ब्रेड दैट दे यूज्ड टू एंजॉय। इवन टुडे बेकिंग एंड बेकर्स आर फेमस इन गोवा। वो बताते हैं आज भी बेकिंग और बेकर दोनों गोवा में फेमस हैं। आज भी वो ट्रेडिशनल फर्नेसेस यानी भट्टियों को यूज करा जाता है, पुरानी भट्टियों को जो उस समय पे पोर्चुगी लोगों के समय पर बनाई गई थी ब्रेड और केक्स को बनाने के लिए। और आज के समय में हमारे जो बेकर्स हैं उन्हें पडेर या पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं बच्चे हमारे पार्ट 2 कूर्ग की तरफ। पहला सवाल आता है डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कूर्ग। क्वेश्चन कहता है, अब आंसर कहता है कूर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। सबसे जरूरी बात, हमारा कूर्ग है कहाँ? ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? कूर्ग। यहाँ पर आपके पास है कूर्ग और यहाँ पर है मैंगलोर, यानी दो अलग अलग सिटीज के बीच में आपका कूर्ग पड़ता है। कहाँ पर है? कर्नाटका के स्टेट में है। इट इज अ ब्यूटिफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स, और यहाँ की जो हिल्स है वो रोलिंग हिल्स है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पहाड़ियां आती ही जाएंगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हिल्स आप लोग कह सकते हो, कॉन्टिन्यूअस हिल्स एंड लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट, और बहुत भारी भारी ग्रीन फॉरेस्ट है। इट इज फेमस फॉर कॉफी, स्पाइसेस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन, आप लोग लिख सकते हो, ये जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन फॉर द करेज, वेलर का मतलब होता है पावर, एंड ब्यूटी ऑफ इट्स पीपल। इसमें जो लोग हैं वो मार्शल ट्राइब के हैं, यानी वो आर्मी से रिलेटेड हैं। उन लोगों की सुंदरता और ब्रेवरी के लिए भी ये जगह जानी जाती है। What idea of Coorg do you form? What opportunities does Coorg offer to a tourist? बच्चे, कूर्ग आपको पता है एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। ये एक सुंदर जगह है ऑफ रोलिंग हिल्स, और यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट है। इट इज फेमस फॉर कॉफी, स्पाइसेस एंड रेन फॉरेस्ट। ये हॉस्पिटैलिटी, वेलर, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा जिंदगी से हारा थका हुआ है, लेजी इंसान है, विल ऑल्सो बिकम एनर्जेटिक।
ये वो जगह है जहां पर एक ऐसा इंसान भी एनर्जेटिक हो जाएगा। दिस इज सच अ प्लेस जहां पर आकर इंसान में इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो इस जगह को खूब एंजॉय करेगा। द पर्सन इज गोइंग टू लव दिस प्लेस, ठीक है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल विल ऑल्सो बिकम एनर्जेटिक। ऑल्सो यहाँ पर आपको रैपलिंग, कैनोइंग और राफ्टिंग जैसी चीजों को भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इवन यहाँ के एलिफेंट्स आर एक्टिव, ठीक है। यहाँ के जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स, और बाकी एनिमल्स जो हैं आर ऑल्सो एक्टिव, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उसके अलावा वो कहते हैं टूरिस्ट के लिए यहाँ पर और क्या है, तो बच्चा आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर निसर्ग धामा और बायलाकुप्पी, ये दो जगह भी जो है आप कह सकते हो बढ़िया ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं फॉर द पीपल हु आर हियर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अगला सवाल आता है, हाउ डू मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम अ लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स इन कूर्ग। तो बच्चे कूर्ग जो है वो आपको बहुत सारी हाई एनर्जी आउटडोर एक्टिविटीज स्पॉन्सर करता है, देता है, ऑफर करता है। इवन द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, मतलब जिंदगी का सबसे थका हारा इंसान भी अगर यहाँ आएगा तो एनर्जेटिक हो जाएगा। यहाँ पर वो रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स को एंजॉय कर सकता है। ऑल दीज थिंग्स विल क्रिएट, ये सारी चीजें क्या करेंगी, अ न्यू एनर्जी इन द पर्सन। ये क्या करेगी, ये उस इंसान में एक नई ऊर्जा पैदा करेगी और उस ऊर्जा को इंसान एंजॉय कर खूब एंजॉय यहाँ पर कर सकता है। अगला सवाल देखेंगे, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ कूर्ग। बच्चे बहुत जरूरी और बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चे कूर्ग क्या है, इसे पीस ऑफ हेवन बोला गया है, इसे यानी स्वर्ग का एक टुकड़ा बोला गया है, जो शायद से भगवान के किंगडम से नीचे आ गया था, या भगवान ने शायद हमारे लिए नीचे भेज दिया है। दिस इज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये ऐसा लैंड है जहां पर आपको ऐसे लगातार हिल्स पे हिल्स दिखेंगी। बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया, एक बहुत प्राउड रेस रहती है मार्शल मैन की, यानी आर्मी के लोगों की, ब्यूटीफुल वुमेन की और वाइल्ड एनिमल्स की। कूर्ग, या इसका दूसरा नाम है कोडागू, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा आप कह सकते हो कि हिस्सा है कर्नाटका का, सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का। इट इज अ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको सदाबहार पेड़ पौधे मिल जाएंगे, स्पाइसेस मिल जाएंगे, कॉफी प्लांटेशंस मिल जाएंगी। This beautiful region of rolling hill, rain forest and mist lies between Mysore and the coastal town of Mangalore। बेटा मिस्ट का मतलब होता है फॉग। ये धुंधला, धुंध से भरा हुआ एरिया कहाँ है, ये आपका मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। रेन फॉरेस्ट डोमिनेट द फिजिकल फीचर ऑफ कूर्ग। आपको सबसे ज्यादा कोई चीज अगर यहाँ पर मिलेगी तो वो रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, सदाबहार जंगल। सदाबहार जंगल मिलेंगे यहाँ आपको भर भर के। They cover more than 30% of the district. It rains heavily during the monsoons और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। The most ideal season for tourists starts in September and ends in March। सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम होता है यहाँ पे सितंबर से मार्च तक का। रिवर कावेरी को यहाँ से पानी मिलता है कूर्ग के जंगलों में से। ये रीजन अबाउंड्स, यानी इस रीजन में भरा हुआ है एनिमल्स और वाइल्ड एलिफेंट्स, लंगूर्स और बहुत सारे बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाइज। द ब्रह्मगिरी हिल्स, बहुत जरूरी रेफरेंस है बच्चे ब्रह्मगिरी हिल्स का। ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वो आपको एक पैनोरामिक व्यू देते हैं। पैनोरामिक व्यू का मतलब होता है वाइड एंगल व्यू। वो आपको एक वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करते हैं किस चीज का, ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। द 64 एकड़ लैंड ऑफ निसर्ग धामा इज अ लिटिल पैराडाइज फॉर टूरिस्ट। जो छोटा सा 64 एकड़ लैंड में बना हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है आप कह सकते हो, जो कूर्ग से होकर आता है, निसर्गधामा नाम का, जहां पर तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं। वो जगह यहाँ के लोगों के लिए एक हेवन जैसा है, वो एक पैराडाइज जैसा है, वो एक हेवन जैसा माना जाता है। तो आई होप यहाँ तक बच्चों आप सब लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास आती हैं टी फ्रॉम असम के चैप्टर में से कुछ अच्छे अच्छे सवाल। अब इनको देखते हैं।
पहला सवाल है, विच चाइनीज स्टोरी डिड राजवीर टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो यहाँ पर बच्चे हमारे चैप्टर में दो डिस्कवरीज के बारे में बात की गई है। हमारे चैप्टर में क्या किया गया है, दो स्टोरीज के बारे में बात की गई है। उन दो स्टोरीज में से बच्चे पहली स्टोरी है ये। इस पहली स्टोरी में बच्चे बात की गई थी एक चाइनीज एम्परर के लेजेंड की। तो एक चाइनीज स्टोरी है बच्चे चाय के ओरिजिन के बारे में। इट इज सेड कि एक चाइनीज एम्परर हुआ करता था और वो हमेशा बॉइल्ड वाटर ही पिया करता था। अब ऑब्वियसली उस समय नो गैस, उस समय कोई चूल्हा नहीं था, ठीक है, नो आप कह सकते हो कि नो चूल्हा, उस समय पे कोई भी ऐसी चीजें जो थी अवेलेबल नहीं थी। तो आप पानी को कैसे उबालते थे, आप पानी को आग पे रखकर उबालते थे। वंस द बॉइलिंग ऑफ वाटर सम लीव्स ऑफ द बर्निंग ट्विग्स फेल इनटू द पॉट। तो क्या होता है, कभी कभी जब आप कुछ जलाते हो, मान लो ये आपने जलाया, इसको हम मान लेते हैं ऐसे कुछ करके, यहाँ पर आपने एक पॉट रखा हुआ था जिसमें आपका पानी यहाँ पर गर्म हो रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका पानी जो है वो गर्म हो रहा है, इसमें पानी 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 है, ठीक है, इमेजिन कर लो यहाँ पानी है। अब पानी से क्या हुआ, एक ट्विग यानी एक तिनका जो था वो तुड़क तुड़क करके पानी में गिर गया, और जब वो पानी में गिरा तो वो पानी में ही बॉयल होता रहा। तो जब राजा ने थोड़ी देर बाद उस बॉइल्ड वाटर को पिया तो उसको उसमें से एक बहुत ही डिलीशियस सा फ्लेवर आया, उसको एक उसमें से बहुत टेस्टी सा फ्लेवर आया, और उसके बाद से उसने बोला कि उसको चाय वैसे, उसको वो पानी वैसे ही पीना है। तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि वो जो पत्तियां या वो जो तिनके गिरे वो चाय के पत्ते या चाय के पौधे के तिनके थे, और वो जो टेस्ट उनको राजा को आया वो चाय का टेस्ट आया। और बुक में बच्चे एक और चीज भी लिखी हुई है, ये जो वर्ड है चाय और ये जो वर्ड है चीनी, ये दोनों वर्ड जो हैं इनका भी जो ओरिजिन है वो चाइनीज ओरिजिन है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों शब्द जो हैं ये भी चाइना के ओरिजिन से ही आए हैं। आगे देखते हैं बच्चे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारे पास, नरेट द स्टोरी ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी। तो बच्चे ये हमारी स्टोरी का सेकंड लेजेंड है और सबसे जरूरी लेजेंड है। आइए देखते हैं एक बार इस स्टोरी को भी। देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क स्टोरी अबाउट अ ट्री, और ये बच्चे इंडियन लेजेंड है, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। ये क्या है, ये आपका इंडियन लेजेंड है, ये आपका इंडियन स्टोरी है। अब बुद्धिस्ट एस्टिक, बेटा मतलब एस्टिक होते हैं वो साधु संत जो बहुत एक्सट्रीम मेजर्स तक चले जाते हैं। वॉज बिजी इन द मेडिटेशन फॉर गॉड, वो भगवान की साधना में बिजी थे। बाय चांस ही फेल asleep and his meditation broke, अचानक से उनको नींद आ जाती है और मतलब ध्यान मुग्ध होते हुए उनको नींद आ जाती है और उनकी मेडिटेशन जो है वो टूट जाती है। He did not like it, और उनको अपनी मेडिटेशन खराब होना अच्छा नहीं लगा। तो इस गुस्से के मूड के अंदर उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स बेसिकली अपनी जो पलकें होती हैं पलकें उखाड़ दी और उनको धरती पर फेंक दिया। अब ऐसा माना जाता है कि जो पलकें उन्होंने फेंकी उनमें से कुछ पौधा उगा, और ऐसा माना जाता है कि वो जो पौधा था वो टी प्लांट था, उनकी आईलिड्स में से जो उगा था। ये लीव्स को जब गर्म पानी में डालकर मिलाया जाता है और जब उस गर्म पानी को पिया जाता है, इट बैनिशेस देयर स्लीप, यानी इट टेक्स अवे, ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी जो नींद है वो उड़ जाती है। इन द बिगिनिंग इट वॉज ड्रंक एज अ मेडिसिन रादर देन अ बेवरेज, और पहले इसको मेडिसिन के रूप में पिया जाता था और धीरे धीरे इसको इंजॉयबल ड्रिंक के फॉर्म में बाद में लाया गया। तो सबसे पहले ये चाइना गई, चाइना में मतलब ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी बात अगर देखी जाए तो ऐसा कहते हैं कि चाइना में था, अगर चाइना में नहीं था तो फिर इंडिया में था, और अगर इंडिया में था तो चाइना गया, और अगर चाइना में था तो इंडिया आया, और बीच में ये भैया यूरोप भी चक्कर लगा कर आए थे जहाँ पर इसे मेडिसिन के फॉर्म में पिया जाता था चाय को, ना कि इसे इंजॉयबल ड्रिंक के फॉर्म में। तो कोई बच्चा पूछता है कि मैम बेवरेज का क्या मतलब है, बेवरेज का मतलब होता है बच्चे इंजॉयबल ड्रिंक, एक ऐसी ड्रिंक जिसको आप इंजॉय करके पीते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई। कोल्ड ड्रिंक आपके लिए एक बेवरेज है, वो आपकी मेडिसिन नहीं है, वो आपको कोई फायदा नहीं दे रही, उसे आप बस मजे के लिए पी रहे हो। Why was राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स? बच्चे यहाँ पर एक सवाल था कि प्रांजोल भी तो एक्साइटेड होना चाहिए था, लेकिन प्रांजोल एक्साइटेड क्यों नहीं था? ऐसा क्या था कि सिर्फ राजवीर ही एक्साइटेड था टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करने के लिए? तो बच्चे राजवीर ने आज से पहले कभी भी कोई टी गार्डन नहीं देखा था, तो जब उसने टी गार्डन को देखा, व्हेन ही सॉ द साइट ऑफ टी गार्डन, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि वाओ मुझे टी गार्डन देखने को मिल रहा है। बट प्रांजोल हैज बीन बोर्न एंड बॉट अप इन द टी प्लांटेशन, लेकिन प्रांजोल जो था वो वहीं बड़ा, वो पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो उसको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। वैसे अगर हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें दिल्ली में कुछ खास देखने की एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन अगर हम अभी हिमाचल चले जाएं, हम उत्तराखंड चले जाएं, तो वहां पे हमें ऐसा लगता है कि वाओ यार कितना कुछ एक्सप्लोर करने को है। तो इट इज द सेम थिंग कि जहां पर आप रहते हो, यू डू नॉट शेयर द सेम एक्साइटमेंट एज द अदर पर्सन।
He had seen them many times, so that is why he did not share the same excitement as राजवीर. तो राजवीर के लिए बच्चे एक लाइन उसके फादर ने बोली थी, क्या नाम था उसके फादर का? मिस्टर बरुआ. तो राजवीर had done his homework. तो राजवीर ने यहाँ पर आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था. अब ये होमवर्क का मतलब क्या एक्चुअली होमवर्क है? नहीं, टू गैदर इन्फॉर्मेशन. वो यहाँ पे आने से पहले इस जगह के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया था ताकि वो वहाँ जाकर उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर सके और अपनी ट्रिप को और एंजॉयबल बना सके. सवाल आता है वेयर वॉज राजवीर गोइंग एंड वाई. राजवीर कहाँ जा रहा था और क्यों? तो राजवीर प्रांजल के घर जा रहा था, असम. प्रांजल ने उसे इनवाइट किया था कि गर्मियों की छुट्टियां उसके साथ मनाए उसके घर में. तो मोरोवर राजवीर भी यहाँ पे टी के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड था फ्रॉम मिस्टर बरुआ. मिस्टर बरुआ जो थे वो कौन है? वो प्रांजल के फादर का नाम है. वो प्रांजल के पापा थे मिस्टर बरुआ. और उसी के साथ साथ इनका जो एस्टेट था बच्चे उसका नाम था धेकियाबाड़ी एस्टेट. लिख लेना, धेकियाबाड़ी एस्टेट में इनका घर हुआ करता था. सो ही वॉज गोइंग टू असम. तो वहां पर इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए ही वो असम जा रहा था. What are the various legends regarding the origin of tea? बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है और दोनों को एक ही लेजेंड के मतलब एक ही फॉर्म के अंदर दे दिया जाता है. तो आइए देखते हैं एक बार इस सवाल को. There are two legends about the discovery of tea. According to one story, it was the Chinese emperor जिन्होंने इसे accidentally discover कर दिया था. वो हमेशा पानी पीने से पहले उबालते थे. One day कुछ पानी की पत्तियां जो थी वो उसके अंदर boiling water के टाइप पानी के बॉयल होते समय गिर गई. उन्होंने जब पानी पिया तो उनको बहुत डिलीशियस सा टेस्ट आया. It is said कि वो जो पत्तियां थी वो चाय की पत्तियां थी. तो एम्परर ने उसके बाद उसको पानी में बॉयल कर कर पीना शुरू कर दिया और उसके बाद उसका नाम टी पड़ गया. दूसरा आता है बच्चे हमारे पास एक इंडियन लेजेंड, इंडियन स्टोरी कि एक एंशिएंट बुद्धिस्ट आस्तिक थे जिन्होंने अपनी आईलिड्स अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी अपने ध्यान के समय में. तो जब उन्होंने वो आईलिड्स को फेंका तो वहां से उसमें से कुछ टी प्लांट्स उगे और ऐसा माना जाता है कि अगर वो उस प्लांट की लीव्स को आप पानी में मिलाकर उसको पीते हो तो आपकी स्लीप जो है, आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है. तो वहां से ऐसा माना जाता है कि हमारी चाय जो है वो एग्जिस्टेंस में आई. तो ये वो दो स्टोरीज है बच्चे जो हमारी बुक में मेंशन की गई हैं. इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं चाय को लेकर जो आप लोगों को आम तरीके से गूगल पर मिल जाएंगे. अब हमारे पास बच्चे आता है हमारे मिशबिल द ऑटर के चैप्टर में से कुछ सवाल. ये बच्चे लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है बिकॉज हमारे पास जो भी मेजर टॉपिक्स थे, मेजर क्वेश्चंस थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं. अब हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 5 सवाल हमारे लास्ट टॉपिक के. तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे अगले सवाल को. What special characteristic of Mitchell did Maxwell learn when he took him to the bathroom? तो बच्चे ऑटर जो होते हैं ना, आप बेसिकली कह सकते हो कि ऑटर जो होते हैं वो वाटर लविंग एनिमल्स होते हैं. ठीक है, उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उन्हें पानी में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैक्सवेल जब मिचबिल को बाथरूम लेकर गए, ही लर्नड कि ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इनटू वाटर. जब वो पानी में कूदा तो पानी में कूदने में वो बहुत खुश हो गया. प्लंजिंग एंड रोलिंग एंड स्प्लैशिंग वाटर. बेटा प्लंजिंग का मतलब होता है जंपिंग और वो पानी में ही कूद रहा है, पानी में ही इंजॉय कर रहा था. तो आप लिख सकते हो कि ही वॉज वेरी हैप्पी to be in the water. उसे पानी में रहकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था. He used to open the tap himself. वो अपने आप से अपनी टैप खोल लिया करता था. To enjoy the water. पानी को enjoy करने के लिए खुद से टैप खोल लिया करता था. When जब वो ये चीज नहीं कर पाता था, when he was not able to do so, जब वो ये काम नहीं कर पाता था, when he was not able to do so, he used to chitter. When he was not able to do so, इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो tighten the टैप. वो कभी कभी क्या करता था, फॉसेट को या जो आपकी टैप होती है उसे इतना ज़्यादा टाइट कर देता था खोलने की बजाय कि उसके बाद उससे वो टैप कभी खुलती ही नहीं थी. और उसके बाद वो चिटर करता था, वो चिटपिट 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 करता था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था
since he was just an animal. अगला सवाल देखते हैं. Why was the otter called Maxwell's otter? बेटा here you will get the name. The otter was not a common wild creature. ठीक है, पहले के टाइम पे otter एक कोई common creature नहीं था. It belonged to an unknown race. एक unknown जाति से belong करता था, जिसे हम बाद में zoologist ने एक proper name दिया, christened by यानी named by, जिन्हें zoologist ने नाम दिया Lutrogale persipalata maxwelli. ठीक है, क्या नाम मिला? Lutrogale persipalata पर्सिपिलाटा, सही बोला मैंने, पर्सिपिलाटा मैक्सवेली. एंड वहां से ये जो मैक्सवेली का नाम था ना, वहां से ये नाम निकल कर आया कि ये क्या है, ये मैक्सवेल्स ऑटर है. अब सरप्राइजिंग बात तो ये है कि हमारे ऑथर का नाम भी मैक्सवेल ही था, और वहां से ये नाम निकल कर आता है. एज इट केम इनटू लाइट एज मैक्सवेल्स पेट, इट वाज नेम्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर. एंड जब लोगों को, क्योंकि जब तक ये ऑटर को खरीद लिया गया था वहां तक किसी को नहीं पता था कि ये क्या स्पीशी है, लेकिन जब हमारे ऑथर इसको लेकर आए और उनका नाम था मैक्सवेल, तो इसीलिए उसके बिहाफ पर ही हमारे ऑटर का नाम पड़ गया था मैक्सवेल्स ऑटर. और इनका पूरा नाम होता है बच्चे लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली. अगला सवाल आता है, हाउ डज ही गेट दी ऑटर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड दैट टेल यू दिस. तो बच्चे ऑटर ही किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पर ये ऑथर के लिए यूज किया गया है, ये मैक्सवेल के लिए यूज किया गया है. सवाल आता है कि आपको कैसे पता लगता है कि मैक्सवेल को ऑटर पसंद आया, वो वर्ड्स बताइए. तो बच्चे मैक्सवेल ने अपनी डिजायर अपने दोस्त को बताई थी, अपनी इच्छा बताई थी कि मेरे को एक पेट रखना है, क्योंकि उनका जो डॉग था वॉज नो मोर, उनका जो डॉग था वो डेड हो गया था. द डॉग वॉज नो मोर, डॉग मर गया था, और उनको कोई डिफरेंट पेट चाहिए था. तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला बासरा के अंदर कि मुझे एक ऑटर चाहिए. तो उन्होंने बताया कि तुम्हें वो टिग्रिस मार्शेस में मिल जाएंगे. कहाँ पर मिलेंगे? वो तुम्हें टिग्रिस मार्शेस में मिल जाएंगे, और वहाँ पर वो ऐसे हैं जैसे मानो मच्छर की तादाद में इतने ज़्यादा वहाँ पर आपको ऑटर्स मिल सकते हैं. तो उनके फ्रेंड ने जब वो वहाँ से चले गए तो उनके दिमाग में अपने दोस्त का यह ख्याल था, और उन्होंने उनको एक ऑटर जो था वो भिजवाया, सेंट एन ऑटर. और द ऑथर, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मैक्सवेल थे, द ऑथर वॉज सरप्राइज्ड फर्स्ट. पहले वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गए थे कि वाह यार मेरे को किसी ने ऑटर भिजवाया है, एंड हैप्पी नेक्स्ट. और उसके बाद वो उसको रखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बिकॉज जैसे जैसे उन्होंने उसे एक्सप्लोर किया, ऑटर को पहचाना, उन्हें समझ में आया कि वो ऑटर एक बहुत प्यारा सा एनिमल था, एंड ही वॉज हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद दी ऑटर. अगला सवाल आता है, हाउ वॉज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड. बच्चे सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब थोड़े टाइम तो ये लोग बासरा रह लिए, यानी ये लोग अपने गल्फ कंट्री में रह लिए. अब इट वाज टाइम कि इनको वापस कहाँ जाना था, इंग्लैंड जाना था. अब इंग्लैंड जाने के लिए ही हैड टू टेक अ फ्लाइट. अब फ्लाइट में प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने एनिमल को लाना तो अलाउ किया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि हम आपके एनिमल को सिर्फ तभी रखेंगे जो वो एक बॉक्स में पैक्ड होगा, ऐसे ओपनली एनिमल लाना अलाउड नहीं है. अब इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि जो ऑटर था उसे ऐसे क्लोज्ड स्पेस में रखा जा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, जिस क्लोज स्पेस में उसको रखा उसने उसके चीथड़े उड़ा दी, उसे इतना फाड़ा कि उसमें जो छोटे छोटे होल्स थे वो भी खराब हो गए. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन डिड नॉट परमिट टू फ्लाई एनिमल्स. तो ब्रिटिश एयरलाइन जो थी उसने अलाउ ही नहीं किया कि हम एनिमल्स को आने देंगे. तो ऑथर को पहले एक पेरिस की फ्लाइट बुक करनी पड़ी, दूसरी एयरलाइन से, और वहां से फिर वो इंग्लैंड जाएंगे. द एयरलाइन इंसिस्टेड कि मिच जो है ना आप उसे एक पैक्ड बॉक्स में रखो, बिकॉज आपको हम वैसे तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको जाना है लेकर तो डब्बे में लेकर जाएंगे, और वो डब्बे के जो एरिया है वो 18 इंचेस से ऊपर नहीं होना चाहिए. The author acted accordingly and transported Mitch to England. Although this task was difficult, although ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट था, yet Maxwell did what was best for the author. उनसे जितना हुआ मिचबिल के लिए उन्होंने किया. ऑल्दो देयर वर टाइम कि मिचबिल ने उस बॉक्स की इतनी हालत खराब कर दी थी, एंड ही वाज सो अनकॉन्शियस, लेकिन फिर भी ही डिड नॉट ले बैक. उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू हेल्प माय एनिमल, और उसको वो लेकर वहां से चले जाते हैं. तो यहाँ पर बच्चे एक बहुत अच्छा सवाल आता है. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द टाइम जब ऑथर और मिचबिल कहाँ पर फ्लाइट में थे, द फ्लाइट टू द
प्लेस कॉल्ड पेरिस एंड देयर दे फाउंड अ वेरी गुड एयर हॉस्टेस जिन्होंने हेल्प करी यहाँ पर हमारे ऑथर की. एंड द ऑथर से शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी वो एयर हॉस्टेस की लाइन के अंदर में भी शी वॉज एन एयर हॉस्टेस. येस, बट बिकॉज शी वॉज एन एयर हॉस्टेस शी वॉज द क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी वो अपने तरीके की क्वीन थी. शी वॉज द बेस्ट ऑफ हर काइंड. तो एयर हॉस्टेस जो थी शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. वाई? आई फुली अग्री विद द ऑथर स्टेटमेंट. क्योंकि चीफ ड्यूटी होती है एयर हॉस्टेस की कि अपने पैसेंजर्स को कंफर्टेबल फील कराए उनकी जर्नी के टाइम पर. अब यहाँ पर जो मैक्सवेल के प्लेन की एयर हॉस्टेस थी उसने वो सारा काम किया जो जिसकी वजह से मैक्सवेल को कंफर्टेबल फील होता. नाउ दिस लेडी हरसेल्फ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर आप बैठ जाइए, आपके जो ऑटर है उनको ढूंढ कर मैं लाती हूँ. जब ऑटर अपने डब्बे से निकल जाता है तो इट वॉज दिस लेडी जिन्होंने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया था. दैट इज वाई मैक्सवेल कॉल्स हर द क्वीन ऑफ हर काइंड. वो ऑथर को ध्यान से सुनती हैं, उनको इनफैक्ट ये भी अलाउ करती हैं कि वो ऑटर को अपनी गोदी में बिठा ले ताकि, और वो जब उसे पकड़ ले जब वो भाग जाता है. डूइंग सो शी डज नॉट लूज हर पेशेंस. और जब यहाँ से ऑटर हमारे ऑथर की बाजुओं से भाग जाता है, पूरे प्लेन में हड़कंप मचा देता है, उस टाइम पे भी वो अपनी पेशेंस लूज नहीं करती और बहुत ही कामली हैंडल करती हैं. ऑथर को विश्वास दिलाती हैं कि आप बैठो, आपके ऑटर को पकड़कर मैं लेकर आती हूँ. एंड So he lands himself on a passenger. His face is covered with curry. और वो जो आपका ऑटर था वो एक पंजाबी अंकल पे जाता है और उनके पूरे चेहरे में बटर चिकन गिरा देता है. वंस अगेन यहाँ पर एयर हॉस्टेस आती है मैक्सवेल की हेल्प करने के लिए. एंड यही वो लेडी थी जिसने उस ऑटर को उठाकर इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी एक अजीब से एनिमल को, बिकॉज आपको नहीं पता ना कि आप किसी अजीब एनिमल को उठा रहे हो, आपको नहीं पता आप किसी फॉरेन एनिमल को उठा रहे हो. डिस्पाइट दैट उसने उस एनिमल को उठाया और वापस जाकर उस लेडी को उस ऑथर को मैक्सवेल को दे दिया. और यहीं पे आकर बचे. दैट इज वाई द मैन कॉल्ड हर द क्वीन ऑफ हर काइंड, विच मीन्स द बेस्ट ऑफ हर काइंड. की एयर हॉस्टेसेस में से शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज उन्होंने हर तरीके से उनकी हेल्प करी थी. ऑल्सो शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. सुंदर तो वो थी ही, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ वो दिल की भी बहुत अच्छी थी. And with this, students, we are at the end of today's class and my homework to all of you is learn the answers. ये आपको आंसर्स जो हैं बच्चे ये आपके पेपर में हेल्प करेंगे. मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिए हैं वैल्यू पॉइंट्स उनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें. I'll meet you in the next class. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन. आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और बच्चे मेरी कोशिश ये रहेगी इसका DHA या DPP मैं आप लोगों के लिए डलवा दूँ. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. अब मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली क्लास में. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन.